शादी जो एक पवित्र बंधन माना जाता है। सोचो अगर आपकी शादी से आपको कोई रोक रहा हो, और जो रोक रहा हो वो कोई इंसान ना हो, वो एक जिन हो, और फिर भी आपकी शादी हो जाए तो आप क्या करोगे? महज 14 साल की लड़की जिसका नाम था फायजा, जो मुंबई के मुमरा में रहती थी, एक दिन उसकी माँ उसे बोलती है, फायजा बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारी बुआ के घर पे जाना है, आज हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। और उसकी बुआ एक छोटे से गांव में रहती थी। फायजा बहुत खुश होती है कि अपनी बुआ के जाऊंगी, बहुत मस्ती करूंगी। फायजा कहती है, हाँ मम्मी मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ जल्दी से, आज हम बुआ के घर चलेंगे। वो सब बुआ के घर के लिए निकल जाते हैं। पर यहाँ पे ना बात ये थी, उसकी जो बुआ थी, उसके जो ससुर थे, वो लोगों का इलाज करते थे। और वो इलाज किसी जिस्मानी बीमारी का नहीं, बल्कि रूहानी बीमारी का करते थे। उनका कहना ये था कि मेरे पास कई जिन हैं जिनके थ्रू मैं लोगों का इलाज करता हूँ, जिनके ऊपर जादू होता है, कोई साया होता है ना, मैं उनसे उनको बचाता हूँ। फायजा, उसकी मदर और उसके फादर, ये तीनों उसकी बुआ के घर पहुँच जाते हैं। अब फायजा ने ना वहाँ पे ना शॉर्ट्स पहने होते हैं, 14 साल की उसकी उम्र होती है, शॉर्ट्स पहने होते हैं, टॉप पहनी होती है। तो वहीं पे बुआ देखती है और बोलती है, फायजा बेटा, फायजा बेटा यहाँ पे ये सब मत पहनो, हमारे घर में ये सब पहनना अलाउड नहीं है। तो फायजा की मम्मी बोलती है, क्यों क्या हो गया, वो छोटी बच्ची है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो कहती है, बात ये नहीं है, मेरे जो ससुर जी हैं ना, उन्होंने इस घर में ऐसे कपड़ों को पहनने से स्ट्रिक्टली मना किया है, बालों को खुला रखने से उन्होंने बिल्कुल मना किया है, उन्होंने घर में परफ्यूम लगाने तक से मना किया है। उनका कहना यह है कि हमारे घर में हमारे साथ जिन भी रहते हैं, और वो अपने घर में ही इन सब चीज़ों को इलाज भी करते थे। दरअसल उनका जो घर था ना, वहाँ पर उनका एक पर्सनल रूम था जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। उनका हमेशा से यही कहना था, इस रूम में मेरी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं रखेगा, क्योंकि इस रूम में मैं और मेरे जिन रहते हैं। और जब भी उनको किसी का इलाज करना होता था ना, वो उसी रूम में उसको बुलाते थे और वहीं पे बैठते थे। काफ़ी दूर दूर से कई लोग आते थे उनसे इलाज करवाने, जिनके ऊपर साया होता था, कोई स्पिरिट होती थी, या कुछ आत्मा या कुछ असर होता था, वो उनके पास आते थे, वो उनका इलाज करते थे। तो फायजा की फैमिली वहाँ पे होती है। तो नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि रूम के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है, और वहाँ पे ना ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई अपने हेड को जल्दी जल्दी रोटेट करता है, कोई वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, सबके साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तभी फायज़ा अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी वहाँ पे ना कुछ बड़े अजीब से लोग बैठे हैं, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसे लोग हैं मम्मी। तभी फायज़ा की मम्मी समझाती हैं कि बेटा, बुआ ने तुम्हें मना किया था ना कि उस रूम के पास मत जाना, तुम वहाँ पर क्यों गई, तुम वहाँ पर क्यों गई। तभी उसकी बुआ आती है और पूछती हैं क्या हुआ। वो बताते हैं कि फायज़ा ने ऐसे ऐसे देखा। तो वो देखती हैं कि फायज़ा के बाल खुले होते हैं। वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस रूम के पास मत जाना, और तुम्हारे बाल भी यहाँ पे अभी खुले हुए हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि इस वजह से तुम कितने बड़े ट्रबल में आ सकती हो। वो ये बात सुन के ना काफ़ी डर जाती है, और कुछ दिन बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं। एक रात फायज़ा अपने रूम में बैठी होती है, और रूम में बैठ के वो स्टडी टेबल पे ना स्टडी कर रही होती है। तभी फायज़ा फील करती है कि उसको ना बड़ी अजीब सी ना बदबू आ रही है, बहुत अजीब सी। फायज़ा बोलती है कि ये स्मेल कैसी है, ये बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। उसके रूम में ना विंडो होती है, वो विंडो खोल देती है। वो स्टडी कर रही होती है, और जब रूम के बाहर देखती है ना, तो रूम के बाहर उसको ना एक शैडो सी नज़र आती है। एक शैडो, एक पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, पर वो पूरा ब्लैक होता है, और फायज़ा उसको ध्यान से देख रही होती है, बिल्कुल ध्यान से। फायज़ा क्लियरली देख पा रही है वो शैडो। फायज़ा थोड़ी डर जाती है। फायज़ा भाग के अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है, मम्मी मेरे रूम के बाहर ना कोई है, मम्मी मेरे रूम के बाहर कोई है। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं जाके देखती हूँ। फायज़ा की मम्मी उसके रूम में आती है। अब जब वो रूम में आती है तो देखती हैं तो विंडो के बाहर कोई नहीं होता। फायज़ा बोलती है कि मम्मी मुझे ना यहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। वो कहती है, बेटा यहाँ पे तो कोई स्मेल नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, तुम थक चुकी हो, तुम चुपचाप जाके सो जाओ। फिर होता क्या है, फायज़ा ने एक रात सो रही होती है, और सोते सोते ना फायज़ा को ना थोड़ा भारीपन महसूस होता है। फायज़ा को ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हो। फायज़ा की नींद खुल जाती है। फायज़ा अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। फायज़ा चीखने की कोशिश करती है। फायज़ा उस टाइम पे बोलना चाहती है कि मुझे छोड़ो, कौन है यहाँ पे, कौन है इधर, लेकिन फायज़ा कुछ बोल नहीं पाती, जैसे फायज़ा का मुंह किसी ने बंद कर दिया हो।
उस टाइम पे वो छटपटा रही होती है, उसके हाथ पैर जैसे जाम हो चुके हों। फ़ायज़ा बोलना चाहती है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, पर फ़ायज़ा बोल नहीं पाती। वो रात फ़ायज़ा के लिए बहुत भारी होती है। थोड़ी देर बाद फ़ायज़ा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इस सब सिनेरियो के साथ फ़ायज़ा ने एक चीज़ फिर से फ़ील करी थी कि जो बदबू उसको स्टडी टेबल पे बैठे हुए दूर से आ रही थी ना, वही बदबू उसको बिल्कुल पास से आ रही होती है, जिस टाइम पर उसको ये फ़ील होता है कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। और एकदम से फ़ायज़ा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो स्मेल भी उसको आना बंद हो जाती है। फ़ायज़ा भागते हुए अपनी मम्मी के रूम में जाती है और बोलती है, मम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ था। उसकी मम्मी नींद में से एकदम से उठ जाती है, कहती है, फ़ायज़ा बेटा तू घबरा मत, कल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूँगी। वो सोचती हैं कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है। वो कहती है, नहीं मम्मी मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मेरे साथ चलो। उसकी मम्मी उसके साथ आके उसके रूम में सो जाती है। अगले दिन भी फ़ायज़ा बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहती है और उसी बारे में सोच रही होती है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। उसकी मम्मी को तो लग रहा होता है कि ये मेडिकल कंडीशन है, पर उसके साथ हो कुछ और रहा होता है। अब नेक्स्ट डे फ़ायज़ा की मम्मी क्या नोटिस करती हैं, वो देखती हैं कि फ़ायज़ा के ना बॉडी पर ना मार्क्स हैं। उसके हाथ पे, नेक पे, उसकी बॉडी पे ना बहुत सारे मार्क्स हैं। वो देखती हैं और बोलती हैं, फ़ायज़ा बेटा ये चोट कैसे लगी तुझे इतनी सारी? फ़ायज़ा बिल्कुल चुप रहती है। वो कहती है, फ़ायज़ा बेटा, वो एकदम से घबराती है, कहती है, हाँ हाँ मम्मी। वो उसी सोच में डूबी हुई होती है कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था। वो बोलती है, बेटा तेरे को इतनी सारी चोट कैसे लगी? फ़ायज़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फ़ायज़ा बोलती है, मम्मी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कल रात को जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने अपने हाथ पैर हिलाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने मेरे हाथों को पकड़ा हो, किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ा हो। और मम्मी उसी वजह से मेरी बॉडी पे निशान भी आ गए हैं। ये बात सुन के ना फ़ायज़ा की मम्मी की हालत ख़राब हो जाती है। वो फटाफट फ़ायज़ा की बुआ को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि लगता है फ़ायज़ा के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है। जब से हम तुम्हारे घर से आए हैं ना, जब से फ़ायज़ा की हालत ठीक नहीं है। फ़ायज़ा की बुआ बोलती है कि मैं अपने ससुर से पूछ के बताऊँगी। वो उनको सारी बात बताती है। वो सुनते ही इस बात को बोलते हैं, ये जो फ़ायज़ा के साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। फ़ायज़ा के साथ इस समय कोई साया है, कोई जिन है फ़ायज़ा के साथ। वो कहते हैं कि फ़ायज़ा को मेरे पास लेके आओ। उसकी मम्मी घबराई हुई फ़ायज़ा को लेके जल्दी से ट्रेन बुक करके उनके पास लेके जाती हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद फ़ायज़ा उनके सामने बैठी होती है। वो अपनी आँखों को बंद करते हैं और कुछ पढ़ने लगते हैं। इतने में फ़ायज़ा एकदम से उनको घूर के देखने लगती है। घूर के देखने लगती है और वो उससे एक सवाल पूछते हैं। बोलते हैं, कौन है तू? फ़ायज़ा की मम्मी उन दोनों की शक्ल देख रही होती है कि ये क्या पूछ रहे हैं इससे। कहते हैं, कौन है तू? फ़ायज़ा चुपचाप रहती है। वो चीख के बोलते हैं, कौन है तू? एकदम से फ़ायज़ा के अंदर से चीखने की आवाज़ निकलती है और वो बहुत गुस्से वाली आवाज़ में, एक 14 साल की बच्ची के अंदर से वो आवाज़ निकल रही होती है कि मैं एक जिन हूँ और मैं इसके साथ ही रहूँगा, इसके साथ ही रहूँगा। इतना सुनते ही ना फ़ायज़ा की मम्मी घबराने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरी बेटी को हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को? वो कहते हैं, आप शांत हो जाओ, मैं इसका इलाज करता हूँ। वो पानी लेते हैं, पानी पे कुछ पढ़ते हैं और फ़ायज़ा को पिलाते हैं। फ़ायज़ा एकदम नॉर्मल हो जाती है। उस टाइम पे फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक होती है। फ़ायज़ा की मम्मी पूछती हैं कि मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वो बताते हैं, फ़ायज़ा के ऊपर एक जिन आ चुका है। वो पूछती हैं कि ये जिन क्या होते हैं? तो दोस्तों बताया ये जाता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स माइथोलॉजी कि जिन जो होते हैं ना वो एक स्पीशी है। जैसे इंसान है, जानवर है, ऐसे जिन भी एक स्पीशी है जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं। उनके अंदर इमोशंस होते हैं, गुस्सा होता है, रोना आता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते और वो एक ह्यूमन के ऊपर कभी भी काबू पा सकते हैं। वो बताते हैं कि एक जिन जो है ना वो फ़ायज़ा के ऊपर फ़िदा हो चुका है। फ़ायज़ा की मम्मी बोलती हैं, मेरी बेटी को किसी तरह उससे आज़ाद करा दो, मेरी बेटी को बचा लो। वो कहते हैं, मैंने इसका इलाज तो कर दिया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ दोबारा फ़ायज़ा के साथ ना हो। लेकिन जब एक जिन किसी के ऊपर फ़िदा हो जाता है ना, तो वो अपनी जान की बाजी लगा देता है उसको हासिल करने के लिए। और वो फ़ायज़ा पे फ़िदा हो चुका है, वो उससे प्यार करने लगा है। वो फ़ायज़ा का इलाज करते हैं और फ़ायज़ा को उसके घर भेज देते हैं। वो साथ में ना एक तावीज़ देते हैं गले में पहनने के लिए और बोलते हैं, ये तावीज़ फ़ायज़ा के पास हमेशा रहना चाहिए।
ये कहीं गुम नहीं होना चाहिए। ये फ़ायज़ा की हिफाजत करेगा, ये फ़ायज़ा की रक्षा करेगा। फ़ायज़ा वो ताबीज़ हमेशा पहन के रखती है। लेकिन उस दिन के बाद से ना फ़ायज़ा कभी भी पहले जैसी नहीं रही। फ़ायज़ा बिल्कुल चुपचाप रहती थी। इस इंसिडेंट ने जैसे उसको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया हो। फ़ायज़ा ने हँसना छोड़ दिया था। फ़ायज़ा बहुत कम हँसती थी, बहुत कम बोलती थी। उसका स्टडी में ध्यान नहीं लगता तो उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। फ़ायज़ा पढ़ भी नहीं पाई। और इन्हीं सब टेंशन्स में फ़ायज़ा के पापा की तबीयत ख़राब रहने लग गई। और फ़ायज़ा की उम्र सिर्फ 21 साल ही होती है। और फ़ायज़ा के पापा कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी कर दो, मेरी तबीयत का कुछ भरोसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी कर दो, मैं अपने सामने अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। फ़ायज़ा का कोई भाई बहन भी नहीं होता, वो सिर्फ एक लौती लड़की होती है। वो डिसाइड करते हैं कि फ़ायज़ा की वो शादी कर देंगे। लेकिन इस 14 साल से 21 साल की जर्नी तक भी ना फ़ायज़ा को वो स्मेल तो नहीं आई, ना ही कोई शैडो दिखी, ना ही फ़ायज़ा के साथ फिर से कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। लेकिन फ़ायज़ा के साथ ना हमेशा कोई ऐसा था जैसे जो उसके साथ हमेशा हो। एक बार फ़ायज़ा के पापा ने उसे बहुत डांटा कि क्या तुमने लगा रखा है, तुम क्यों चुपचाप रहती हो, बोला करो, हंसा करो, सबके साथ बैठा करो, बातें करा करो, ये क्या लाइफ है तुम्हारी। और उसको डांटने के बाद फ़ायज़ा रोने लगती है। और फ़ायज़ा के पापा बाथरूम में नहाने चले जाते हैं। और बाथरूम में से एकदम से गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। सब गेट को नॉक करते हैं कि हुआ क्या, हुआ क्या। एकदम से फ़ायज़ा के पापा बाथरूम का रूम खोलते हैं। और जब वो बाथरूम का रूम खोलते हैं ना तो उनको उनके सर में चोट आई होती है। वो कहते हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल था और ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ के ना खींचा हो, मुझे किसी ने गिराया हो, कोई मुझे जानबूझ के ना हार्म करना चाहता हो। कोई भी फ़ायज़ा को कुछ कहता था ना तो उसके साथ तो कुछ एक्टिविटी गलत होती थी। जैसे कोई फ़ायज़ा से बहुत प्यार करता हो और कोई फ़ायज़ा को डांटे या कुछ बोले ना तो उसका बदला लेता हो। ऐसे ही फ़ायज़ा का एक कज़न था, उसकी एज का ही था, सिर्फ 14-15 साल का था। उसकी फ़ायज़ा से लड़ाई हो गई और उसने फ़ायज़ा को धक्का दे दिया और फ़ायज़ा गिर गई और फ़ायज़ा को चोट आ गई। और उसी दिन उसका कज़न जब साइकिल चला रहा था ना, उस दिन भी उसका एक्सीडेंट हो गया सिर्फ साइकिल से। और उसका कहना पता है क्या था, मुझे किसी ने टक्कर मारी थी, मुझे किसी ने टक्कर मारी थी पीछे से। और फ़ायज़ा की शादी का दिन आ जाता है और उसकी शादी की पहली रात होती है। यहाँ से उसकी लाइफ के इंसिडेंट फिर से शुरू हो जाते हैं। फ़ायज़ा ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी एंटिटी को जो 14 साल की उम्र में वो फेस करके आई थी, वो आज भी उसके साथ अभी भी होगी। होता क्या है, रात के समय फ़ायज़ा के हस्बैंड को खून की उल्टी होती है। खून की उल्टी, जो एकदम फिट होता है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, जो एकदम फिट होता है, उसके साथ आज तक कुछ नहीं हुआ था, उसको खून की उल्टी होती है। और उसकी आँखें उस टाइम पे बिल्कुल लाल हो रही होती हैं, बिल्कुल रेड आइज़ होती हैं उसकी। वो सोचती है कि उनकी तबीयत ख़राब है। वो चुपचाप अपने बेड पे लेटे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उस रात तबीयत ख़राब होती है। तभी फ़ायदा अपने रूम में फ़ील करती है इतने सालों बाद वही स्मेल जो उसको 14 साल की उम्र में आई थी। फ़ायज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और फ़ायज़ा देखती है कि उसको वही शैडो दिखाई देती है, वही शैडो जो उसको 14 साल की उम्र में दिखाई देती थी। ये देख के फ़ायज़ा काँपने लगती है। फ़ायज़ा समझ जाती है कि ये वही है जो मुझे पहले दिखाई देता था। फ़ायज़ा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फ़ायज़ा कहती है वो आ चुका है। फ़ायज़ा कहती है वो फिर से आ चुका है। फ़ायज़ा का हस्बैंड बोलता है कि कौन आ चुका है। फ़ायज़ा चीखने लगती है, उसके सारे घर वाले उठ जाते हैं और रूम में आके देखते हैं फ़ायज़ा के हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है और फ़ायज़ा ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है। उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आज इनकी शादी हुई है, आज पहली रात है और आज इतने इंसिडेंट। और फ़ायज़ा यही बोल रही होती है कि वो आ चुका है, वो आ चुका है, वो यहीं पे ही है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या होती है, कि फ़ायज़ा के हस्बैंड की पूरी रात उल्टियाँ रुकती नहीं हैं, खून की उल्टियाँ, और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। फ़ायज़ा का हस्बैंड मर जाता है उसी रात, पहली रात। और फ़ायज़ा अपनी मम्मी को ये सारी बात बताती है कि मम्मी मुझे वही दिखा था, वही हो रहा है मेरे साथ, और देखो मेरी वजह से शायद ये भी मर गए, मेरी वजह से शायद ये भी मर चुके हैं। मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी मम्मी, मुझे वापस बुला लो, मम्मी मुझे अपने पास वापस बुला लो। फ़ायज़ा अपने घर वापस चली जाती है। फ़ायज़ा की बुआ को दोबारा उसकी मम्मी सारी बात बताती हैं इतने साल बाद, और उसके ससुर ये बात फिर से सुनते हैं। वो कहते हैं कि इसका परमानेंट इलाज तो बस एक ही है, तुम्हें फ़ायज़ा को मेरे पास ही लाना पड़ेगा।
जब वो फ़ायज़ा को उनके पास लेके जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फ़ायदा का इलाज सिर्फ़ एक ही तरीके से हो सकता है। उसकी मम्मी बोलती है, क्या है वो तरीका? वो कहते हैं, चिल्ला। वो कहती है, चिल्ला क्या होता है? वो कहते हैं, चिल्ला 40 दिन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें अंधेरे कमरे में 40 दिन तक मुझे बैठना पड़ेगा और कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। और वो बताते हैं कि इस चिल्ले में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी ना, जो किसी की जान भी ले सकती हैं। मरता वही है जो डर जाता है, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती है ना, वो हकीकत नहीं होती, सिर्फ डराने के लिए होती है। मैं फ़ायदे के लिए करने के लिए तैयार हूँ। वो 40 दिन के लिए उस कमरे में बैठ जाते हैं और 40 दिन बाद उस कमरे से बाहर निकलते हैं। और जब वो 40 दिन तक उस कमरे के अंदर रहते हैं ना, तो उस कमरे में से कभी चीखने की आवाज़ आती है, कभी चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे उनको कोई मारने वाला हो, लेकिन कोई भी उस कमरे को नहीं खोलता। और 40 दिन बाद वो खुद उस कमरे से बाहर निकलते हैं। और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद वो फ़ायज़ा को अपने सामने बिठाते हैं। उनके हाथ में ना कांच की बोतल होती है, वो उसका ढक्कन खोलते हैं और कुछ पढ़ने लगते हैं। और उस बोतल के अंदर ना स्मोक जमा होने लगता है, एक वाइट कलर का स्मोक जमा होने लगता है, जो उस बोतल के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है। सब इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो बोतल पूरी स्मोक से भर जाती है, वो उसका कैप बंद कर देते हैं और फ़ायज़ा की मम्मी को कहते हैं, इस बोतल में मैंने उस जिन को कैद कर दिया है। फ़ायज़ा तब तक ही सलामत रहेगी जब तक ये बोतल सेफ रहेगी, और वो जिन हमेशा उसके अंदर कैद रहेगा। उस दिन के बाद से फ़ायज़ा के साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक है, ना ही फ़ायज़ा को शैडो दिखती है, ना ही फ़ायज़ा को बदबू आती है। और इस बात को आज बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि वो बॉटल फ़ायज़ा के घर में आज भी वैसे ही रखी हुई है, और उस बॉटल को बहुत संभाल के रखा हुआ है। और आज भी जब उस बॉटल को देखते हैं ना, तो आज भी उस बॉटल में वो धुआं घूम रहा है। दोस्तों, ऐसी जो हॉरर, मिस्टीरियस, हॉन्टेड कहानियाँ होती हैं ना, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।